आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो है उनका विविध देखने वाले हैं, क्योंकि विविध से जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और आज का जो मैराथन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके बिहार पुलिस स्पेशल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेशक आप इसे रेलवे के लिए देख सकते हैं, दरोगा के लिए देख सकते हैं, बीपीएससी के लिए देख सकते हैं, एसएससी के लिए देख सकते हैं, सब चीज़ के लिए देख सकते हैं। लेकिन आपका जो वनडे पेपर जितना भी होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सो आज हम लोग देखने वाले हैं पूरे के पूरे लगभग 350 क्वेश्चन देखेंगे विविध के, और इसके बाद आपका एक भी सवाल जो है यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आप में से बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि भैया मैथ करा दो, इंग्लिश करा दो, तो बस थोड़ा सा एक पैसेंस रखिए। थोड़ा सा 2 तारीख को मेरा मद्य निषेध का रनिंग है, उसके बाद फिर 3 को रेस्ट, उसके बाद फिर मैं आपको मैथ भी करा दूंगा, इंग्लिश भी करा दूंगा। बस थोड़ा सा पैसेंस रखिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। और बाकी जो सेट है आपका, वो सेट आपको मैं पर डे कराते जाऊंगा। लेकिन अभी ये मैराथन आ गया, आप अब एक वीडियो आपका सेट का आ सकता है, और इसके बाद जो है 2 दिन का गैप रहेगा। देन फिर आपका सारा का सारा सेट भी 1 बाय 1 करके 3 तारीख के बाद से आपका रेगुलर आ जाएगा, मैथ भी आ जाएगा, आपका इंग्लिश भी आ जाएगा। जो छूटा हुआ 2 है ना, मैं उसको करा दूंगा, और बाकी आपका जो ये सेट है, ये सेट मैं आपको कराते जाऊंगा बिल्कुल मैराथन की तरह। आप पैसेंस रखना, और आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको हमसे बात करना, तो आप डायरेक्टली आइए, इंस्टाग्राम पे आइए या फिर आप टेलीग्राम पे आइए। तो बेटर रहेगा कि आप इंस्टाग्राम पे आइए। तो उसके लिए मैं आईडी दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उस आईडी को सर्च करके आप हमसे बात कर सकते हैं। किसी तरह प्रॉब्लम हो, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। आपका जो भी प्रॉब्लम है मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के मैराथन को। शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का जो मैराथन होगा ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बिकॉज आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए मायने रखता है, और बहुत बड़ा चीज़ होता है 4 से 5 मार्क्स। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है। तो पहला राष्ट्रपति कौन है, ये आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है, तो ये हो जाएंगे कौन, तो द्रौपदी मुर्मू। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हमसे यही कहता है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो फिर देन वहाँ पे जो हमारा आंसर होता है वो होता प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, हमारा राइट आंसर हो जाता है। यहीं पे आप जो इंदिरा गांधी देख रही हैं, ये भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। तो यहाँ पे आपसे 3 क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। सो अगर मैं ऑप्शन के बारे में आपको ना बताऊं तो आप ऑप्शन को भी रिकॉल किया करो कि ये जो ऑप्शन दिया गया है इनका रिकॉर्ड क्या है, ये कौन सा रिकॉर्ड को होल्ड करती हैं। दूसरा क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला लोकसभा की महासचिव कौन बनी है। तो यहाँ पे आंसर की बात करें तो ये है आपका मीरा कुमार। तो मीरा कुमार जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन बनी है। तो भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री जो बनी है वो बनी है राजकुमारी अमृता कौर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल ए जो है ये राइट हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन देख रहे हैं, सरोजनी नायडू, रजिया सुल्तान, ये दोनों भी जो हैं एक रिकॉर्ड होल्ड करती हैं। आपको क्या करना है, इन दोनों के बारे में कमेंट करना है कि ये कौन सा रिकॉर्ड को होल्ड करती है। सरोजनी नायडू, इनका क्या रिकॉर्ड है, रजिया सुल्तान का क्या रिकॉर्ड है। अगला देखते हैं, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया है। तो यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनाया गया है ये आपका रोज मिलियन मैथ्यू। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये बनाया गया है श्रीमती सन्नो देवी को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है मीरा साहिब फातिमा बीबी। आपने ये पूरा नाम दिया गया है, तो ये शॉर्ट में हम लोग पढ़ते हैं, फातिमा बीबी पढ़ते हैं, तो वो शॉर्ट नाम ही ध्यान में रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन बनी है। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो आंसर हो जाएगा विजया लक्ष्मी पंडित। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये जो थी ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। आगे देखते हैं, एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है। तो ये है संतोष यादव। अब संतोष यादव समझ के आप ये मत सोचना कि ये मेल है, नहीं मेल नहीं है, ये महिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है। तो नोबेल पुरस्कार जिनको मिला है वो प्रथम भारतीय महिला हैं मदर टेरेसा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा राइट हो जाएगा। अच्छा, आशा पूर्णा देवी कौन सा रिकॉर्ड होल्ड करती है, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला देखते हैं, मैं आपको ऑप्शन के बारे में इसलिए भी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत लंबा होने वाला है। सो
मैं और भी ज़्यादा लंबा ना करना चाह रहा हूँ, तो इस कारण थोड़ा सा मैं ऑप्शन को स्किप कर रहा हूँ। बाकी ऑप्शन के बारे में आपको क्या करना है, जिसके बारे में मैं पूछूँ आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो मिस वर्ल्ड बनने वाली जो प्रथम महिला हैं तो वो हैं कुमारी रीता कारिया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये हैं कुंज रानी। आपको एक आंसर करना है, वो क्या करना है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो थे ये भारत का सबसे बड़ा सम्मान होता है, खेल जगत में सबसे बड़ा सम्मान होता है। अब आपको ये कमेंट करना है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नया नाम क्या हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की प्रथम महिला स्नातक जिसको प्रतिष्ठा कहते हैं किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कामिनी राय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला फिजिशियन किसे बनाया गया है? तो भारत की प्रथम महिला फिजिशियन जो है ये है अनादिबाई गोपाल राव। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो एशियाई खेलों में कमलजीत संधू ने स्वर्ण पदक जीता हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो दक्षिणी ध्रुव पर रीना कौशल धर्मशक्तु पहुँचे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है? तो ये हैं पुनीत अरोड़ा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला बनी? तो ये हैं प्रतिमा पुरी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी? तो चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पीवी सिंधु हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? तो ये कौन बनी है? तो ये है आपका नीता अंबानी बनी हुई। तो ऑप्शन नंबर से यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी हुई है विनेश फोगाट। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन? तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो ये है आपका कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल है? तो ये कौन है? तो ये है आपका चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने हुए थे? तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने हुए हैं भारत के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री रहे थे? उप प्रधानमंत्री पूछेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारा डाउट होगा, लेकिन जैसे ही गृह मंत्री की बात करेंगे तो आप जो है आंसर तुरंत कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप इनको जानते हैं। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, जिनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन है? तो प्रथम मंत्री हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम नौसेनाध्यक्ष बने हैं? तो प्रथम नौसेनाध्यक्ष जो बने हुए हैं ये है आपका आर.डी. कटारी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुकुमार सेन राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने? तो ये कौन है? तो एस होमी कपाड़िया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। और हालांकि हमारे दिमाग में सी ही आ रहा था इसलिए मैंने सी बोला और आंसर में ए दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं वो WC बनर्जी बने हुए थे, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। जबकि आप जो ये A.O. ह्यूम देख रहे हैं ये कौन है? तो ये संस्थापक हैं, कांग्रेस के संस्थापक। 28 दिसंबर 1885 में इन्होंने कांग्रेस का स्थापना किया हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है? तो ये है C.V. रमन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है? तो प्रथम विदेशी नागरिक जो है ये आपका खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको कब मिला? तो इनको जो है 1988 के आसपास मिला हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन
बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय है? तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो ये है आपका शेरपा थूदोरजी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज थे? तो मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था वो कौन था? तो ये था आपका हॉपकिंस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन भारत में आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री थे? तो रूस के प्रथम प्रधानमंत्री जो रहे थे वो कौन रहे थे? निकोलाई ए बुल्गारिन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओलंपिक में वैयक्तिक स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन थे? तो ये कौन था? तो अभिनव बिंद्रा 2008 के अंदर। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये कौन था? तो ये था आपका जेम्स हिक्की। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी था? तो ये है आपका INS चक्र, जो कि भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। अगला, भारत का प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल कौन है? तो ये कौन सा मिसाइल है भाई? तो ये है आपका अग्नि, जो कि मध्यम दूरी वाला मिसाइल है। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय इनमें से कौन है? तो सबसे पहला जो था वो कौन सा था? तो ये है आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन हमें SSC GD के अंदर 2018 में पूछा गया था। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये है आपका नई दिल्ली के अंदर। और ये जो है आपका क्या था, प्रथम एशियाई खेल का, यहीं से क्या होता है, आयोजन होता है। चलिए अगला देखते हैं। देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब किया गया था? तो चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। तो इसका प्रसारण जो है 15 अगस्त 1982 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1912 में प्रथम मूक फिल्म बनी? तो प्रथम मूक फिल्म की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये था राजा हरिश्चंद्र, जो कि 1912 में बना। भारत में पहली बार प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ पे खोला गया था? तो ये कार्यालय खोला गया था जयपुर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत कहाँ किया गया था? तो इसकी शुरुआत इडुक्की के अंदर किया गया था। इडुक्की कहाँ है? तो ये केरल के अंदर है। भारत में सबसे लंबा सड़क पुल निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है आपका भूपेन हजारिका पुल, ठीक है, जो कि असम से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो ये सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध जो है ये भाखड़ा बांध है, जो कि सतलज नदी के ऊपर है। उसके बाद है भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत के अंदर सबसे बड़ी झील जो है ये वोलर झील हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से, अच्छा एक काम करिए आप बताइए चिल्का झील किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर इसलिए पूछ रहा हूँ। तो आपको बताना है कि चिल्का झील किस राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है? तो ये हो जाएगा आपका कैलाश मंदिर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कहाँ पे है? तो एलोरा महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे ऊंची चोटी है? तो भारत का बोला ये भी ध्यान रखना है। तो भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो ये है आपका गॉडविन ऑस्टिन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका चेनानी नासरी सुरंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है, यानी जहाँ पे सबसे ज़्यादा जंगल है, इसकी बात हो रहा है। तो ये कौन सा है भाई? तो ये आपका MP मध्य प्रदेश। अगर यहीं पे परसेंटेज की बात हो तो फिर वहाँ पे मिजोरम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे ऊंची झरना कुंचिकल जो कि 455 मीटर की है, किस नदी के ऊपर ये है? तो ये कुंचिकल झरना जो है, कुंचिकल जलप्रपात जो है ये किस पे है? तो ये वाराही नदी के ऊपर है। कौन से नदी? वाराही नदी के ऊपर है। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? भारत की सबसे लंबी नदी जो है ये गंगा है, इसको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहीं पे क्वेश्चन बदल गया, यहाँ कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पे दक्षिण भारत बोला तो गोदावरी हो जाएगा, लेकिन भारत जब बोलेगा तो वहाँ पे गंगा हो जाएगा। और गंगा की लंबाई भारत में जो है 2525 किलोमीटर, यानी लगभग कह सकते हैं 2500 किलोमीटर के आसपास है। जबकि दक्षिण भारत क्या हो जाएगा? तो गोदावरी। अब कह रहे हैं कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? अब यहाँ पे क्वेश्चन बदल गया, तो ये हो जाएगा आपका मरीना बीच। ऑप्शन नंबर डी हो यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन भारत का सबसे ऊंची मीनार है? तो ऊंची मीनार कौन सा है भाई? तो ये कुतुब मीनार, यानी कुतुबा मीनार
जैसे भी बोलना है आप इसको बोल के क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो कुतुब मीनार, अब ये कुतुब मीनार है कहाँ, तो ये भी ध्यान रखना है। तो कुतुब मीनार दिल्ली में है। चार मीनार कहाँ पे है, तो ये आपका कहाँ पे, हैदराबाद में। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो आपको इस तरह से भी इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। भारत में सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है, तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये आपका जामा मस्जिद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो सबसे बड़ा जो बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो ये है आपका मुंबई, जिसको नावा सेवा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि कांडला बंदरगाह की बात करूँ तो ये गुजरात के अंदर है। कोचीन कहाँ पे है, तो ये केरला के अंदर है। विशाखापट्टनम की बात करूँ तो ये आंध्र प्रदेश में। मुंबई की बात करूँ तो ये महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति की अगर बात करूं, एक मिनट, हाँ, तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति जो है ये आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो ये कौन सी है भाई, तो ये है आपका इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में डेल्टा नहीं बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो डेल्टा नहीं बनाने वाली जो है हमारे पास वो मुख्य नदियों में से नर्मदा हैं, ताप्ती हैं, ये क्या करती हैं, साबरमती, ये जो है डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो उनमें से बड़ी कौन है, तो यहाँ पे हमसे पूछा है। तो यहाँ पे हमारे जो नर्मदा और ताप्ती हैं ये दोनों हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है, तो ये कौन सा है, तो ये आपका पीतमपुरा हो जाएगा। पीतमपुरा या प्रीतमपुरा कहीं कहीं देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, यानी NH नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका NH 44, ठीक है, नेशनल हाईवे 44। उसके बाद है निम्नलिखित में से भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो भारत के अंदर सबसे लंबा रेल मार्ग की अगर बात करूँ तो ये है आपका डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ठीक है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, तो सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है वो है गुजरात। और मैंने आपको एसके झा सर का जो मैराथन करा रहा था उसमें आपको एक क्वेश्चन भी पूछा था। तो गुजरात तो आपका भारत के अंदर सबसे लंबी तटरेखा है, लेकिन देश कौन सा है, तो देश था आपका कनाडा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान है, तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो यह आपका परमवीर चक्र। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है, यानी क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला। तो ये अब जो है डाटा बदल चुका है, इसलिए यहाँ पे एक कच्छ हो जाएगा राइट आंसर। पहले ये डाटा अलग था, यानी जम्मू कश्मीर जैसे ही ये पार्ट होता है, जम्मू कश्मीर अलग, लद्दाख अलग, तो यहाँ पे हमारा जो जिला है वो भी क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बदल चुका है। चलिए आगे देखते हैं। तो कच्छ हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद है शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन सा है, तो ये कौन सा देश है, तो ये है प्रासा, ठीक है। आला देखते हैं, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था, तो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय जो था, इससे पहले हम लोगों ने देखा था खुला विश्वविद्यालय जो कि आंध्र प्रदेश था। तो यहाँ पे क्या है, प्रथम विश्वविद्यालय कौन था, तो ये था आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। वर्तमान समय में अगर आप देखें ये तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये पाकिस्तान के अंदर स्थित है। अगला देखते हैं, विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो ये जो है आपका एस भंडारनायके जो कि श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, विश्व में सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन था, तो ICS का जो एग्जाम, एक मिनट, चलिए देखें, सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला जो पहला देश था वो था चीन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला कौन, तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला ये फ्रांसिस फिप्स था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन, तो प्रथम महिला कौन थी, तो ये थी आपका जुनको तेवई। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन, तो ये था आपका अमंडसेन। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन, तो समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति जो था वो था मैगलन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। विश्व में चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन था, यानी चंदा मामा के ऊपर पहला देश कौन था जिसने कि आदमी को भेजा, तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था, तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो था ये था आपका मेजर यूरी गागरिन। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करा रहा है, तो चलिए हम लोग भी ऑप्शन बी को मान लेते हैं फिलहाल। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
विश्व में इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम महिला कौन? तो ये जो प्रथम महिला थी इंग्लिश चैनल को तैर करके पार करने वाली, तो ये थी गर्टरूड एडरले। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट हो जाएगा। विश्व में रोबोट यानी सोफिया को नागरिकता देने वाला प्रथम देश कौन? तो सोफिया को नागरिकता किसने दिया? तो ये सऊदी अरब में ने दिया हुआ था। कौन ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्राप्त करने वाला देश विश्व का प्रथम देश बना? ऐच्छिक मृत्यु मतलब हो गया कि जैसे किसी को अब मन है कि नहीं, वो चाहता है कि मर जाए, यानी मृत्यु चाहता है, तो वो मृत्यु को पा सकता है, वो उसका अधिकार है। तो ऐसा अधिकार प्रदान करने वाला देश कौन? तो ये है आपका नीदरलैंड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन? तो ये था आपका अमेरिका। ठीक है, अगला है शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कौन व्यक्ति हैं? तो ये व्यक्ति कौन है भाई? तो ये है आपका फ्रेडरिक पासी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति। तो चिकित्सा के अंदर प्रथम नोबेल किसको मिला हुआ है? तो ये मिला हुआ है वान बेहरिंग को। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? अब यहाँ से जितने भी टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, एनटीपीसी में इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे कि बोलिए ही नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मारिया एस्टेला रेजावेला। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप जो है ये एशिया महाद्वीप है। और मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, कहूँगा क्या, मोस्ट ऑफ देम वनडे एग्जाम का ही तैयारी करते हैं, तो आप क्या करो, एक बार जो है ये विविध के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको इस तरह से रट्टा मार जाइए कि कभी दोबारा जीवन में आपको ये ज़रूरत ना पड़े याद करने की, बस आपको रिवीजन की ज़रूरत पड़े। तो इस तरह से आप इसको रट्टा मार जाइए, याद कर जाइए जो भी करना हो। अगला देखते हैं, विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर जो है ये है प्रशांत महासागर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है ये रूस है। भारत कितने नंबर पे है? तो भारत जो है 7वें नंबर पे है, इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है भाई? तो ये है सिंगापुर का। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? तो सबसे लंबी सीमा वाला जो देश है वो है कनाडा, और सबसे लंबी तटरेखा भी इसी का है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये द्वीप समूह है ग्रीनलैंड आइलैंड जो है ये सबसे बड़ा है। विश्व में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चौड़ी एवं बहाव की दृष्टि से ये बोल रहा है। तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अमेजन हो जाएगा। और 90 का जो मैंने करा है वो थोड़ा गलती करा दिया, इसको सुधार कर लीजिएगा। विश्व में सबसे बड़ा नदी समूह कौन सी है? तो ये है आपका इंडोनेशिया नदी द्वीप समूह है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो सागर है वो कौन सा है? तो दक्षिण चीन सागर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये कौन सा है भाई? तो ये है आपका माउंट एवरेस्ट। जिसकी ऊंचाई कितनी है ये कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। और एक चीज़ और करना है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है आपको ये भी बताना है। 2 क्वेश्चन, किस देश में है ये बताना है, और दूसरा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो यार, उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो मैं आपके लिए बहुत सारी अच्छी कंटेंट लेकर आऊँगा और आपको जो है एक सीट दिलवाने में बहुत सारा मदद करूंगा। बस आप हमें सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, दिल से करिए तो सब कुछ दिल से करिए। अगला, विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये ज्वालामुखी है माउंट कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी कहाँ पे स्थित है? तो ये है आपका इक्वाडोर के अंदर। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये रेलवे स्टेशन है आपका ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? देखिए, बात कहाँ है एशिया का, अगर एशिया का बात करेगा तो ये गोबी हो जाएगा, और अगर ये पूरे विश्व का करेगा बात तो ये सहारा हो जाएगा, और अगर भारत का करेगा तो थार हो जाएगा। ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग है?
तो विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, इसको कहते हैं बुर्ज खलीफा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो ये कौन सा महाकाव्य है भाई? तो ये है आपका महाभारत। ठीक है, अगला देखते हैं। विश्व का सबसे विशाल मंदिर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है आपका केदारनाथ का मंदिर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 101 को मैंने छोड़ दिया, एक मिनट गलती कर दिया यहाँ पे। विश्व का सबसे विशाल मंदिर है आपका अंकोर वाट का मंदिर, जो कहाँ पे है? तो कंबोडिया के अंदर। तो 102 का ए हो जाएगा। 101 की अगर मैं बात करूँ, विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपका है ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 103 नंबर देखते हैं। विश्व का सर्वाधिक बुद्धिमान पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है, इसको कहते हैं चिंपैंजी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है आदला सोलर पार्क। ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट हो जाएगा। चांद तारा किस देश का प्रतीक है? तो चांद तारा जो प्रतीक है ये है तुर्की का। अब आप सोच रहे होंगे कि सर चांद तारा तो पाकिस्तान में देखे ना? नहीं, वहाँ पे चांद तारा के साथ साथ और कुछ है। वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो वाटर लिली जो है ये आपका बांग्लादेश का क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, आगे देखते हैं। अशोक स्तंभ किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो अशोक स्तंभ जो चिन्ह है ये कहाँ का है? तो ये भारत का है। अगला क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा किन दो देश को आपस में अलग करती है? तो ये दो देशों को आपस में अलग करती है। तो वो देश कौन सा है? एक तो भारत है और दूसरा चीन है। और मैकमोहन का जो निर्धारण किया गया था, एक अंग्रेज अधिकारी मैकमोहन के नाम, वो मैकमोहन ने ही किया था। इसी कारण से उस रेखा का नाम मैकमोहन पड़ गया। और ये घटना कब की है? तो ये 1914 की घटना है। ये भी आपसे पूछा जाता है। उसके बाद है 49वीं समांतर रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को आपस में अलग करती है? तो ये करती है अमेरिका और कनाडा को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम क्रेमलिन है? तो ये है रसिया का राष्ट्रीय स्मारक का नाम क्रेमलिन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट हो जाएगा। किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम ओपेरा हाउस है? तो ओपेरा हाउस किसका राष्ट्रीय स्मारक का नाम है भाई? तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम पवन चक्की है? तो पवन चक्की जो है ये आपका डेनमार्क का है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और डेनमार्क को जो है पवनों का भी देश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के समुद्री तट के ऊपर क्या होता है? बहुत तेज़ हवाएं चलती है, जिसके कारण वहाँ पे पवन चक्की बहुत सारे लगे हुए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? आइसोबात कहते हैं। तो सम गहरी रेखाएं कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो इस बार वर्षा जो है समान रूप से हो रहा है, तो इसको कहते हैं समवर्षा, यानी आइसोहाइट्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। एसोसिएटेड प्रेस किस देश का समाचार एजेंसी है? तो ये है अमेरिका का। बरनामा किस देश का समाचार एजेंसी है? तो ये मलेशिया का है। अगला है मेना किस देश का समाचार एजेंसी है? तो ये मिस्र का है। अगला देखते हैं, यूपीपी किस देश का समाचार एजेंसी है? तो ये जो है आपका पाकिस्तान का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑरेंज बुक ये पूछा जाता है, ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो ये किसका है? तो भाई तो ये जो है नीदरलैंड हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीदरलैंड, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके अलावा आपको पता होगा जैसे फ्रांस का क्या होता है? तो येलो बुक उसका सरकारी दस्तावेज है। भारत का इंपॉर्टेंट है, तो भारत का क्या होता है? तो इसका वाइट पेपर होता है भारत का। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो ऑरेंज बुक तो हम लोगों ने देख लिया किसका है, तो नीदरलैंड का है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है येलो बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो येलो बुक जो है ये है आपका फ्रांस का। तो फ्रांस देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो फ्रांस जो है ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला देखते हैं, आंखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री, यह किसका प्रतीक है? तो ये जो प्रतीक होती हैं ये प्रतीक होते हैं न्याय का प्रतीक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं जो कह रहा हूँ जो क्वेश्चन पूछा हुआ है तो वही पूछा हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने देखा हुआ है इसको एग्जाम के अंदर, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बाकी सारे भी कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। और ये जो पूछे जाएंगे मिसलेनियस से आएंगे कहाँ से? यही तो बनेंगे मिसलेनियस। इसके अलावा ऐसा थोड़ी ना है कि अब ये मंगल ग्रह से लेके आएंगे, क्योंकि आप मंगल ग्रह पे रहते ही नहीं है।
तो वहाँ से क्वेश्चन लेके आएंगे, ऐसा नहीं होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122, लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? तो लाल त्रिकोण जो है ये परिवार नियोजन का प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एक दूसरे को काटती दो हड्डियां और उसके ऊपर खोपड़ियां किसका प्रतीक है? तो आप समझ गए होंगे, तो ये बिजली का खतरा को दिखाता है, ये खतरे के निशान को दिखाता है। कनाडा का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय पशु की अगर बात करूँ कनाडा का, तो ये है गंजा ईगल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाए। निम्नलिखित में से कौन ग्रीस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं? तो ग्रीस देश का विमान सेवा कौन सा? तो ओलंपिक एयरवेज है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वींसलैंड एंड नॉर्दर्न टेरिटरी एरियल सर्विस किस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं? तो ये जो सेवाएं हैं ऑस्ट्रेलिया का है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है भाई? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हांगकांग की अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं हैं? तो ये कौन है भाई? तो ये है आपका कैथी पैसिफिक एयरवेज। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पनामा का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं? तो पनामा का कौन सा है? तो ये है आपका कोपा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ईस्टर्न सन समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो ये होता है सिंगापुर से प्रकाशित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मास्को से समाचार पत्र प्रकाशित होता है? तो कौन सा ऐसा है जो कि मास्को से प्रकाशित होता है, पब्लिक होता है? तो यह आपका इज़बेस्टिया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन पेरिस से समाचार पत्र प्रकाशित होता है? तो पेरिस से होने वाला है ये ला मांदा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जो चीन का गुप्तचर संस्था है? तो कौन ऐसा संस्था है जो कि चीन का गुप्तचर संस्था है? तो ये है आपका सेंट्रल एक्सटर्नल लेखा डिपार्टमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अमेरिका का गुप्तचर संस्था कौन सा है? तो अमेरिका का जो है यह है आपका FBI, मतलब फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश के संसद का नाम ड्यूमा है? तो अब संसद से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ड्यूमा बोलते हैं रूस के देश का जो संसद है उसको ड्यूमा बोलते हैं। बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? तो इसको कहते हैं जातीय संसद। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मलेशिया के संसद का नाम क्या है? तो इसको कहते हैं दीवान निगार, ठीक है। मलेशिया को क्या कहते हैं? दीवान निगार, यहाँ के संसद को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश का नाम, किस देश के एजेंसी, ये क्या कह रहा है आपका? निम्नलिखित में से किस देश का नाम सोजिम है? शायद यहाँ पे संसद का नाम कहना चाह रहा है। तो सोजिम किस देश का नाम है? तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये आपका पोलैंड का। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यूएनओ की स्थापना कब होती है? यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि यूएनओ दिवस कब मनाते हैं, स्थापना कब हुआ, तो ये बार बार पूछे जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 24 अक्टूबर 1945। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे मैं जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा उसके बाद कंप्लीट होने के बाद आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप टोटल में से कितना स्कोर कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 139, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य बना? तो ये कौन देश है भाई? तो ये है आपका दक्षिणी सूडान। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यूएनओ के कितने अंग हैं? तो यूएनओ के टोटल 6 अंग हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो इनमें से कौन है जो कि अंग नहीं है इसका? तो ये हो जाएगा आपका ये विश्व व्यापार संगठन यानी WTO इसका क्या है? अंग नहीं है। जबकि सुरक्षा परिषद, सचिवालय, महासभा इसके अंग है। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ किसका उत्तराधिकारी है? तो ये उत्तराधिकारी होते हैं लीग ऑफ नेशंस का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय की कार्यकारी भाषा कौन सी है? तो इसकी 2 भाषा है। कौन कौन सी? ये है आपका अंग्रेजी और फ्रांस, यानी फ्रांस का फ्रेंच भाषा। तो 2 भाषाएं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? तो अगर यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये कौन है भाई? तो अटल बिहारी वाजपेयी, यानी जो हमारे प्रधानमंत्री रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी, यही पहले भारतीय थे जिन्होंने कि यूएनओ के अंदर में हिंदी में भाषण दिया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2001 में संयुक्त राष्ट्र को जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो उस समय महासचिव कौन थे? तो 2001 की बात है। तो 2001 में ये पूछ रहा है कि उस समय क्या है कि यूएनओ का महासचिव कौन था? तो उस टाइम जो है कोफी अन्नान उस टाइम क्या रहे थे? महासचिव रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ होता है? तो वीटो का अर्थ होता है निर्णायक वोट। ये निर्णायक वोट नहीं, मैं निषेध करता हूँ, मतलब मना करना। जैसे मान लीजिए
कि आप सभी लोग को पूछा जाता है कि हाँ अभी बिजली दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आप 5 लोग हैं तो 5 में से 4 ने कहा कि हाँ दे देना चाहिए और एक ने कह दिया कि नहीं देना चाहिए। तो ये मना करना जो होता है उसको कहते हैं निषेध करना है, ठीक है। तो आगे देखिए, पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड जिसको कहते हैं विश्व का संसद, किसे कहा जाता है? तो विश्व का संसद जो कहा जाता है ये कहा जाता है जनरल असेंबली को। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का लघु संसद भी कहते हैं? तो विश्व का लघु संसद कहते हैं महासभा को। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अस्थायी देश का सदस्य नहीं है? तो अस्थायी देश का सदस्य कौन सा नहीं है? तो ये भारत हो जाएगा, हमारा देश। हमारा देश क्या है? अस्थायी मेंबर है, ठीक है। और अस्थायी सदस्यों में कितने देश आते हैं? तो वो 5 आते हैं। और अस्थायी में कितने आते हैं? 10 आते हैं। और अस्थायी जो होते हैं वो बदलते रहते हैं, कोई फिक्स नहीं होता है। अगला देखते हैं, सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया था? तो चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। तो सबसे पहले जो वीटो का प्रयोग किया था ये चाइना ने किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के लिए किसने ज़मीन दान में दी थी? तो ये ज़मीन किसने दान में दिया था भाई? तो ये ज़मीन जो दान में दिया हुआ था, एक मिनट माफ़ करिएगा, वो जो क्वेश्चन था सबसे पहला वीटो का प्रयोग किया था किसने? तो वो अमेरिका ने किया हुआ था, चीन नहीं होगा, अमेरिका हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के लिए जमीन दान किसने दिया था? तो जमीन जो दान दिया था ये था आपका जॉन डी रॉकफेलर ने दिया हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। संयुक्त राष्ट्र का नाम किसने दिया था? तो संयुक्त राष्ट्र का नाम जो दिया था ये दिया था फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कितने अध्याय और कितने अनुच्छेद हैं? तो अगर आंसर की बात करूं तो इसके अंदर टोटल 19 अध्याय हैं और उसके बाद टोटल 111 अनुच्छेद हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का बजट कौन पेश करता है? तो इसका बजट जो है महासचिव पेश करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1 नवंबर 1994 से अपने कार्यों को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया? तो ये किसने? तो ये कर दिया न्यास परिषद जो है उसने कर दिया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद है, संयुक्त राष्ट्र के किस धारा में वीटो पावर के बारे में बताया गया है? तो वीटो पावर के बारे में धारा 27 में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा है? तो जेनेवा नहीं है, ये पूछा है। तो देखिए, जो WTO है इसका भी है, जो WHO है इसका भी है, उसके बाद विपो है यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसका भी है। लेकिन विश्व पर्यटक संगठन का मुख्यालय जेनेवा के अंदर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका मॉन्ट्रियल कनाडा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय वियना में स्थित है? तो वियना के अंदर किसका मुख्यालय स्थित है? तो ये है आपका CTBT का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, WTO इसकी स्थापना कब होती है? तो WTO हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना होता है 1 जनवरी 1995 को। निम्नलिखित में से विश्व व्यापार संगठन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी WTO के बारे में हमसे पूछा है। तो विश्व व्यापार संगठन एक अस्थायी संगठन है, तो सही बात है। उसके बाद कह रहा है कि गेट के उरुग्वे दौर ने विश्व व्यापार संगठन को जन्म दिया। तो गेट से ही जो है WTO बना है, यानी WTO का पुराना नाम क्या था? गेट था, ठीक है। तो जो कि बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी भी यहाँ पे ठीक है। मंत्री परिषद विश्व व्यापार संगठन की नीति बनाने वाला सर्वोच्च संस्था होती है, तो ये भी कथन सही है। इसके अलावा चौथा कथन कह रहे कि WTO को आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 1995 को गठित किया गया था। 95 नहीं, 91 लिखा हुआ है। 95 में सच में गठित किया गया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं? यानी WTO के कितने सदस्य हैं? तो टोटल जो है 160 मेंबर हैं इसमें। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 163, शब्द इनर सिक्स किससे संबंधित है? तो इनर सिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये हैं आपका यूरोपीय समुदाय से संबंधित है इनर सिक्स। अगला है, यूरोपीय संघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए इसको देखते हैं। तो पहला कथन है, जर्मनी यूरोपीय संघ का संस्थान सदस्य है, तो ये भी बिल्कुल सही है।
क्रोएशिया यूरोपीय संघ का नवीनतम सदस्य है, तो सबसे नया यानी लेटेस्ट देश क्रोएशिया शामिल हुआ यूरोपीय संघ में, ये भी सही है। उसके बाद है यूरोपीय संघ के सभी सदस्य में माल्टा का क्षेत्रफल सबसे छोटा है, तो ये भी सही है। लेकिन चौथा जो कथन है वो गलत है। ये क्या कह रहा है, यूरोपीय संघ के सभी सदस्य अपनी राज्य की मुद्रा को यूरो के रूप में, नहीं, ये गलत हो गया। चलिए आगे देखते हैं, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है ये आपका बेल्जियम है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है जेनेवा के अंदर स्थित है। नाटो की स्थापना कब होती है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 64 सीट वाले दरोगा के अंदर। नाटो का मुख्यालय पूछा गया था हालांकि वहाँ पे। तो यहाँ पे अगर बात करूँ कि नाटो की स्थापना कब होती है, तो नाटो की जो स्थापना होती है वो होती है 1949 में, 4 अप्रैल 1949 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 जनवरी 2019 को कौन सा देश नाटो का 30वां सदस्य बन जाता है, तो ये बनता है आपका मैसिडोनिया, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाटो को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो नाटो को किस नाम से जानते हैं। अच्छा, इसका पूरा नाम आपको कमेंट में बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है नाटो का, क्योंकि ये भी पूछा जाता है रेलवे के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये होता है आपका रक्षा संधि, नाटो, ठीक है। अगला है एशियाई विकास बैंक, जिसको एडीबी कहते हैं शॉर्ट में, एशियन डेवलपमेंट बैंक, की स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 1966 में, यानी 19 दिसंबर 1966 में। निम्नलिखित में से आसियान के सदस्यों देशों की संख्या कितनी है, यानी आसियान के मेंबर के बारे में पूछा है। आसियान के अंदर टोटल जो है 10 सदस्य हैं, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आसियान क्षेत्रीय संगठन है जो कि किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आसियान जो है ये आपका दक्षिण पूर्वी एशिया से संबंधित है, यानी आसियान का आप जब फुल फॉर्म करेंगे तो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा नाम से। इसका फुल फॉर्म क्या होता है आसियान का, आसियान को लिखते कैसे है, ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये हो गया इसका फुल फॉर्म। तो एशियन नेशन साउथ ईस्ट, तो देखिए साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो आप इसको फुल फॉर्म से आंसर कर सकते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो सार्क का मुख्यालय जो है ये आपका काठमांडू में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो ये होता है आपका ढाका के अंदर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से G8 की स्थापना फ्रांस द्वारा कब किया गया, तो G8 की स्थापना जो है ये 1975 में होती है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो अरब लीग का ये मुख्यालय आपका काहिरा के अंदर स्थित है। काफ़ी ज़्यादा बोलने के बाद जो है थोड़ा सा बोलने में हेजिटेशन हो रहा है, खैर कोई बात नहीं, आपको अंतिम तक बने रहना है और मोटिवेशन को कम नहीं होने देना है, अपने मोटिवेशन को बिल्कुल हाई रखना है। आपको 2 से 3 बार इस वीडियो को देखना है एकदम फास्ट करके, और उसके बाद फिर आपको पूरा का पूरा रट्टा मार जाना है एक एक करके, क्योंकि आपको सीधा का सीधा फायदा आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। उसके बाद है विश्व रेड क्रॉस स्थापना कब मनाया जाता है, तो विश्व रेड क्रॉस की स्थापना कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 1863 में। और विश्व रेड दिवस भी आपसे पूछा जाता है, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो होता है 8 मई को, वो भी ध्यान में रखिएगा। रेड क्रॉस का उद्देश्य क्या, तो रेड क्रॉस की उद्देश्य जो था वो था आपका युद्ध एवं आपातकाल के समय में चिकित्सा सहायता करना, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल से सम्मानित किया गया है, तो रेड क्रॉस को टोटल जो है 3 बार नोबेल से सम्मानित किया जा चुका है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। और इस पीडीएफ के अंदर मैं जो देख रहा हूँ सिर्फ वही क्वेश्चन है जो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम के पार्ट बने हुए हैं। सो आप इसे हल्के में मत लेना, मैं तो आपको कह रहा हूँ, आपको इतने अच्छे से समझा रहा हूँ कि आप ना इसे बस एक बार थोड़ा सा कष्ट करके जैसे भी हो इसको रट्टा मार जाइए, इस तरह से रट्टा मार जाइए कि इसको आपको दोबारा से याद ना करना पड़े, क्योंकि इसके अंदर जो जितने भी मिसलेनियस का क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रियली बता रहा हूँ, मैं दिल से बता रहा हूँ आपको। ब्रिक्स शिखर का पहला सम्मेलन कब हुआ, तो इसकी आंसर की बात करूँ तो ये होता है आपका 2009 में, यानी 16 जून 2009 में, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद है साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य कब बनता है, तो साउथ अफ्रीका जो है ब्रिक्स का सदस्य जाके 2010 में बनता है, तो इससे पहले ये ब्रिक था और साउथ अफ्रीका के आते हैं ये ब्रिक्स हो जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन में भारत कितनी बार अध्यक्षता किया हुआ है, तो भारत जो है टोटल 3 बार अध्यक्षता कर चुका है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुट निरपेक्ष देशों की सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है, तो इसके अंदर जो है टोटल 120 सदस्य हैं। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कहाँ पे आयोजित हुए थे,
तो पहली बार आयोजित जो हुआ था ये कनाडा के हैमिल्टन शहर में आयोजित हुआ था। तो 184 का बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में भाग कब लिया था? तो भारत ने जो पहली बार भाग लिया हुआ था वो लिया हुआ था 1934 का लंदन राष्ट्रमंडल खेल के अंदर। उसके बाद है किस देश में सबसे ज़्यादा बार यानी 5 बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया हुआ है? तो ये जो है आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। विश्व वन्य जीव संरक्षण संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका मुख्यालय ग्लैंड के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 188 आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस का सीन नदी के किनारे, तो पेरिस में स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को मनाया जाता है लुइस ब्रेल दिवस। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अच्छा, भारतीय प्रवासी दिवस आपको कमेंट करना है, राष्ट्रीय युवा दिवस आपको कमेंट करना है और विश्व हिंदी दिवस आपको कमेंट करना है। ये तीनों कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को जो है सेना दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? ये कमेंट करिएगा, आपको पता होना चाहिए। ये मनाते हैं कब? 23 जनवरी को मनाते हैं। चलिए मैं ही बता दिया आपको, 23 जनवरी को। आप हमें बताइए राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? ये कमेंट में आप हमें तुरंत अभी कमेंट करिए। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 8 मार्च को ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो यहाँ मनाया जाता है महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है राम मनोहर लोहिया जयंती कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 23 मार्च को। 23 मार्च को और भी कुछ है, पता है क्या? नहीं पता है ना? 23 मार्च को जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पड़ने वाला था, याद है? लेकिन एक दिन पहले ही फांसी दे दिया गया था। ये भी डेट याद रखिएगा, पूछा जाता है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी पूछा जाता है। तो ये आपका 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 31 मई को जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है विश्व तंबाकू रोधी दिवस। इसके अंदर जो भी चीज़ दिए हुए हैं वो सारे के सारे आपका कहीं ना कहीं प्रीवियस का पार्ट है। आप हल्के में मत लो। आप ये मत सोचना कि अरे पढ़ लेंगे ना, कल पढ़ लेंगे। भैया मत करो ऐसा, आपका नुकसान हो रहा है। आप इसको अभी के अभी ख़त्म करो, चाहे आपको 2 घंटे ही क्यों ना लगे। आप बैठो, कॉपी पेन उठाओ और उसके बाद अभी का अभी ख़त्म करो, क्योंकि ये समय जाने के बाद फिर आपको दोबारा कभी मौका ही नहीं मिलेगा पढ़ने का इसको। इसलिए आप हल्के में मत लेना इस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप चाहे बिहार पुलिस का दो, चाहे आप BPSC दो, दरोगा दो, कुछ भी दो, NTPC दो, रेलवे दो, SSC दो, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 3 मई को जो मनाते हैं वो मनाते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 5 जून को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इस डेट को भी याद रखिएगा, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 11 जुलाई को कौन सा मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 7 अगस्त को, और 7 अगस्त को ही कपास दिवस भी मनाया जाता है। कपास नहीं, ये भाला फेंक दिवस। वो इसलिए क्योंकि नीरज चोपड़ा जो है ओलंपिक के अंदर इसी दिन क्या जीते हुए थे? स्वर्ण पदक जीते हुए थे। इसी कारण से भाला फेंक दिवस को घोषित किया गया उस दिन। अगला देखते हैं, निम्न में से 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उस दिन मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, माफ करिएगा, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 8 सितंबर को। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो वृद्धजन दिवस जो मनाते हैं वो मनाते हैं 1 अक्टूबर को। अगला है, निम्नलिखित में से 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसी तरह से पूछा जाता है, मैंने उस टाइम भी कहा था जब क्वेश्चन आया था। तो 24 अक्टूबर को मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? ये पता है आपको? एक तो शिक्षक दिवस आपको पता होगा 5 सितंबर को, 1 महीना और बढ़ा दीजिए, सितंबर के बाद आता है अक्टूबर, तो 5 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व शिक्षक दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पे कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इनकी पुण्यतिथि पे मनाते हैं, यानी इनका पुण्यतिथि कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 31 अक्टूबर को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अच्छा, कैसे याद रहेगा? देखिए, सिंपल तरीका है। अगर आपको 24 अक्टूबर याद रह गया, 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। तो 7 दिन और बढ़ा दीजिए, 24 7 31, 31 को मनाते हैं इंदिरा गांधी जी का पुण्यतिथि, यानी इस दिन इनका देहांत हो गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन तो है ही नहीं, तो फिर कैसे करें? तो देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय विधि दिवस, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टेलीविजन दिवस जो मनाते हैं वो मनाते हैं 21 नवंबर को मनाते हैं। अगला है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो है ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो कंप्यूटर दिवस मनाते हैं 2 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर की अगर मैं बात करूं तो 10 दिसंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व विरासत स्थानों की संख्या सबसे अधिक किस देश में है? तो अगर मैं यहाँ पे आंसर की बात करूँ, सबसे ज़्यादा जो है ये इटली के अंदर है। अच्छा, इटली में क्या है पता है? पता है तो कमेंट करके बताइए, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। इटली में नानी घर है किसका? राहुल गांधी का। वैसे आपके एग्जाम के ये पार्ट नहीं बनने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को दिया गया था? तो भारत के अंदर अगर मैं बात करूं यहाँ पे आंसर की, तो ये हो जाएगा आपका अहमदाबाद। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अहमदाबाद जो है ये साबरमती नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। ठीक है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अजंता की गुफाएं 1983, जिसमें ये 1983 में इसको क्या हुआ? यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया, ये कह रहा है। तो ये अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो ये कहाँ पे है? तो आपका महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ग्रेट लिविंग चोल मंदिर, जिसको कि 1987 में शामिल किया गया, ये किस राज्य में है? तो इसकी अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये है आपका तमिलनाडु के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है रामप्पा मंदिर को कब जोड़ा गया यूनेस्को के अंदर? तो रामप्पा मंदिर की अगर मैं बात करूं तो ये कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 2021 के अंदर जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1985 में किस स्थल को नहीं जोड़ा गया था? तो आप जो 4 ऑप्शन देख रहे हैं ना, इन चारों में 3 ऑप्शन को 1985 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो बाकी एक ऑप्शन जिसको कि नहीं जोड़ा गया था, तो वो कौन सा है? तो वो है आपका सूर्य मंदिर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब आपको ये कमेंट करना है कि सूर्य मंदिर जो है ये किस राज्य में है। हालांकि 2 राज्य में है, एक तो आपका गुजरात में है, दूसरा किस राज्य में है? गुजरात वाला मैंने बता दिया। ठीक है, तो दूसरा सूर्य मंदिर जो है वो किस राज्य में है? जो कि कोणार्क में है, वो किस राज्य में है? तो अगला क्वेश्चन चलिए, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में सांची का स्तूप को कब शामिल किया गया था? तो सांची का स्तूप को जो शामिल किया गया था, ये किया गया था 1989 में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारतीय वायुसेना का प्रधान कौन होता है? तो भारतीय वायुसेना का जो प्रधान होता है वो होता है चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वायुसेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका पूर्वी कमांड का मुख्यालय जो है शिलोंग में स्थित है, यानी शिलोंग मतलब मेघालय। भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है सेक्शन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ पे है? तो उत्तरी कमान का मुख्यालय जो है उधमपुर में है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। नौसेना को 3 कमांड में बांटा गया, तो इसका पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नौसेना का जो पूर्वी कमांड का मुख्यालय है वो है विशाखापट्टनम। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद है नेशनल डिफेंस एकेडमी प्रशिक्षण का संस्थान कहाँ पे है? मुख्यालय पूछ रहे हैं आपसे। तो एनडीए का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये आपका खड़गवासला के अंदर है। जो कहाँ पे है? ये आपका उत्तराखंड के अंदर स्थित है। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है आपका कहाँ पे स्थित? तो ये है आपका कोयम्बटूर के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सीआरपीएफ की स्थापना कब होती है? तो सीआरपीएफ की जो स्थापना होती है ना, ये आपका होती है 1939 में होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और वनडे एग्जाम जो होते हैं, छोटे छोटे एग्जाम, उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारा पूछे जाते हैं। इसके बाद है एनएसजी की स्थापना कब होती है? तो एनएसजी की जो स्थापना है ये आपका 1984 में होती है, यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, अगला है सीआरपीएफ की किस महिला को शौर्य पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया गया था? तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ
तो ये हो जाएगा आपका कैप्टन कमलेश कुमारी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका दिल्ली के अंदर स्थित है, यानी नई दिल्ली यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, ये पूछा जाता है। तो ये कहाँ पे है? तो लखनऊ के अंदर स्थित है। अच्छा, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, ये हमें कमेंट करके बताइए। अगला है कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो अगर यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये है आपका अहमदाबाद के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका ट्राम्बे में स्थित है। तो ट्राम्बे कहाँ है? तो ये मुंबई में। मुंबई कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कहाँ है? अरे भाई ये क्वेश्चन कोई थोड़ी ना हुआ है। अगला है केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये है आपका दुर्गापुर के अंदर स्थित है। तो दुर्गापुर कहाँ पे है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है भाई? तो ये आपका देहरादून के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पे स्थित है? तो ये है आपका पुणे के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ पे स्थित है? तो ये विभाग जो है कलकत्ता के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध सितार वाद्य यंत्र से नहीं है? तो सितार वाद्य यंत्र से किनका संबंध नहीं है? तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये है आपका अलाउद्दीन खां। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, बाकी सारे के सारे निखिल बनर्जी, विलायत खां और पंडित रविशंकर, इन सभी का संबंध किससे है? सितार वादक से है। ठीक है, अगला है किसका संबंध बांसुरी वाद्य यंत्र से नहीं है? तो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं किसका संबंध नहीं है। तो ये है आपका उस्ताद बिंदु खां, इनका संबंध जो है बांसुरी वादक से नहीं है, यानी बांसुरी ये नहीं बजाते हैं। ठीक है, अगला है गुदई महाराज का संबंध किससे है? तो गुदई महाराज का जो संबंध है ये तबला वादक है, तो तबला से संबंध है इनका। इसके बाद है किसका संबंध सरोद वाद्य यंत्र से नहीं है? तो कौन जो है सरोद नहीं बजाते, सरोद वादक नहीं है, इसके बारे में हमसे पूछ रहे हैं। तो सरोद वादक जो है आपका भजन सोपोरी, ये नहीं है। भजन सोपोरी है कौन? तो भजन सोपोरी जो है ये संतूर वादक है। ठीक है, चलिए बदरुद्दीन डागर का संबंध किससे है? तो इनका संबंध जो है ये है वीणा से, तो ये वीणा बजाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? तो सोनल मानसिंह जो है भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य ये दोनों करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसका संबंध कथक नृत्य शैली से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा प्रियदर्शनी गोविंद। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध मोहिनी अट्टम से है? तो मोहिनी अट्टम से किसका संबंध है? तो ये आपका हेमा मालिनी। ठीक है, इनका संबंध जो है मोहिनी अट्टम से है। अच्छा, मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना जो है 1861 में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारतीय ललित कला अकादमी की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है ये किया गया था 1954 में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो इनकी समाधि स्थल का जो नाम है वो है वीर भूमि। तो वीर भूमि जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राजघाट किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो राजघाट जो है ये महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका भी पूछा जाता है, जो कि महाप्रयाण घाट है, इनका भी जो है पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। शांतिवन किसका समाधि स्थल है? तो शांतिवन जो समाधि स्थल है वो है आपका जवाहरलाल नेहरू का। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? तो ये चंदेल राजाओं के द्वारा, चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इन्होंने जो है मध्य प्रदेश के अंदर बनवाया हुआ था। लिंग राज मंदिर का नींव किसने रखी थी? तो लिंग राज मंदिर का जो नींव रखी थी ये रखी थी ययाति केसरी ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है मृगनयनी का महल का निर्माण करता कौन है? तो ये जो महल बनवाया था मृगनयनी का, ये राजा मान सिंह के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पर्यटन स्थान कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्माण नहीं करवाया गया था? तो चलिए अगर यहाँ पे आंसर की बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा 2.5 दिन का झोपड़ा और हौज खास, ये दोनों चीज़ जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण नहीं करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जबकि कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था।
आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यटक स्थल महाराणा फतेह सिंह के द्वारा निर्माण किया गया था? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक स्थल शाहजहां के द्वारा निर्माण नहीं करवाया गया था? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जब आप ऑप्शन को रंग दीजिएगा ना, फिर बाद में ध्यान पड़ेगा अरे इसमें तो नहीं पूछा गया था, फिर आप कुछ नहीं कर पाइएगा। क्योंकि अगर ऑनलाइन होगा तो कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन होगा तो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए ऑफलाइन में आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगर यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका हुमायूं का मकबरा, जो कि शाहजहां ने नहीं बनवाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन जहांगीर का महल का निर्माण किया था? तो जहांगीर के महल का जो निर्माण किया था ये किया था अकबर ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए। लखनऊ में स्थित इमाम बाड़ा यानी बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माता कौन है? तो बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माता जो है वो है नवाब अशरफुद्दौला खान, नवाब अशरफुद्दौला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन पर्यटक स्थल औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था? तो औरंगजेब के द्वारा जो है बीबी का मकबरा बनवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन पर्यटक स्थल जॉर्ज पंचम द्वारा निर्माण करवाया गया था? तो जॉर्ज पंचम द्वारा जो निर्माण करवाया गया था वो करवाया गया था आपका प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्न में से किस पर्यटक स्थल का निर्माण नरसिंह देव प्रथम द्वारा किया गया था? तो ये इसका निर्माण जो है ये कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इन्होंने ही करवाया था, यानी नरसिंह देव प्रथम द्वारा कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर स्थित है। मैंने क्वेश्चन भी आपको थोड़ी देर पहले यहाँ से पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विष्णु पद मंदिर का निर्माता कौन है? तो विष्णु पद मंदिर का निर्माता है रानी अहिल्याबाई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से खिड़की मस्जिद का निर्माता कौन है? तो खिड़की मस्जिद का जो निर्माता है वो है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के ये शासक हैं गयासुद्दीन तुगलक। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पर्यटन स्थल का निर्माण बिरला परिवार के द्वारा किया गया था? तो यह आपका लक्ष्मी नारायण का मंदिर, इसका निर्माण जो है बिरला परिवार के द्वारा कराया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, यूनेस्को में शामिल होने का वर्ष के साथ कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए, लाल किला को 2007 में शामिल किया गया, तो ये पहला सही है। दूसरा है कि भीमबेटका, ये आपका 2003 में शामिल किया गया, ये भी सही है। इसके बाद है आपका कि जंतर मंतर, इसको 2010 में शामिल किया गया। जंतर मंतर कौन सा? तो जयपुर वाला, इसको 2010 में शामिल किया गया, ये भी सही है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क, इसको 2015 में शामिल किया गया। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं, यूनेस्को की सूची में शामिल होने के लिए कौन सही नहीं है? चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये है आपका नालंदा महावीर विश्वविद्यालय, ये 2016 में शामिल किया गया, ये सही है। बिहार का ये सबसे पहला है जिसको कि शामिल किया गया, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ज़्यादा, तो ये सही है। इसके बाद है रानी बाग 2016 में, ये भी सही है। धौलावीरा 2021 में, ये भी सही है। लेकिन पश्चिमी घाट 2011 में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर से यहाँ पे वैसे ही सुमेलित करना है। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गेटवे ऑफ इंडिया 1999 में इसको शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन झारखंड का लोक नृत्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? तो पंडवानी जो है ये नहीं है। तो ये है कहाँ का? ये छत्तीसगढ़ का है। जट जाटिन विदेशिया सरहुल ये सारे के सारे जो हैं झारखंड के हैं, जिसमें कि आपको ये जट जाटिन बिहार में भी देखने को मिलता है, विदेशिया भी आपको बिहार में देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है ये आपका कुचिपुड़ी है, जो कि आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, यक्षगान आपका केरल का है। गरबा कहाँ का है आपको कमेंट करना है। मुखौटा कहाँ का है आपको कमेंट करना है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य महाराष्ट्र का नहीं है? तो लावनी है, तमाशा है, और जो आपका युद्ध नृत्य है ये वाला नहीं है, पोवाड़ा भी है। ठीक है, निम्न में से कौन सा नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है? तो पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य है ये है आपका भांगड़ा। ठीक है, कैसे याद रखिएगा? तो भांग कौन खाते हैं भाई? तो पुरुष खाते हैं, तो भांगड़ा हो गया पुरुषों के द्वारा। निम्न में से सुख मुजीबुर रहमान का उपनाम क्या है? तो सुख मुजीबुर रहमान का जो उपनाम है वो है बंग बंधु।
बंग बंधु के नाम से हम लोग जानते हैं, लेकिन जैसे ही ये पूरा नाम दे दिया तो ये हमें लगा कि ये पहली बार नाम सुन रहे हैं। यही सच बात है, बंग बंधु के नाम से हम लोग ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, निम्न में से किसका उपनाम राजर्षि के नाम से जाने जाते हैं? तो राजर्षि जो बोलते हैं वो बोलते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन को। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार केसरी किनको बोलते हैं? तो बिहार केसरी बोलते हैं हम लोग डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। अच्छा, डॉक्टर श्री कृष्ण के पास एक रिकॉर्ड है, कौन सा रिकॉर्ड है पता है? कमेंट करिएगा। बिहार के जो बच्चे होंगे वो बता देंगे, लेकिन आउट ऑफ बिहार जो होंगे उनके साथ थोड़ा सा समस्या हो सकता है इस क्वेश्चन में। अगला, निम्नलिखित में से किसका उपनाम सुपर कैट है? तो सुपर कैट बोलते हैं क्लाइव लॉयड को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। निम्न में से किसे आज़ाद शत्रु के नाम से जानते हैं? तो आज़ाद शत्रु के नाम से जानते हैं किनको? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जानते हैं आज़ाद शत्रु। पहली बार आपने जाना होगा ये चीज़। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्न में से किसको भारत कोकिला के नाम से जानते हैं? तो भारत कोकिला किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं सरोजनी नायडू को। ये भी क्वेश्चन जो है 64 सीट वाले दरोगा में आया हुआ था। एक होता है भारत कोकिला, एक होता है स्वर कोकिला। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को और भारत कोकिला सरोजनी नायडू को। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको ब्लैक गांधी के नाम से जानते हैं? तो ब्लैक गांधी के नाम से जानते हैं मार्टिन लूथर किंग को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस व्यक्ति को वयोवृद्ध के नाम से जानते हैं? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वयोवृद्ध बोलते हैं इसको दादा भाई नौरोजी को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, नोबेल पुरस्कार मिलने वाले भारतीयों में कौन सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर सीवी रमन, इनको भौतिकी में मिला, सही है। मदर टेरेसा, इनको शांति के लिए मिला, ये भी सही है। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मिला शांति के लिए, ये भी सही है। मलाला यूसुफजई के साथ पाकिस्तान की, ये भी सही है। लेकिन जो अमर्त्य सेन है ना, इनको साहित्य के क्षेत्र में नहीं मिला, इनको मिला 1998 के अंदर। कब? 1998 के अंदर इनको जो है अर्थशास्त्र के लिए मिला हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फिर से वही सुमेलित करना है किनको मिला और किनको नहीं मिला। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी सुब्रमण्यम एस चंद्रशेखर जो है आपका, ये आपका इनको अर्थशास्त्र के लिए नहीं मिला हुआ। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी सारे के सारे ऑप्शन क्या है? वो सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो अगर मैं यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये टोटल जो है 6 क्षेत्रों में अभी दिया जाता है। पहले वर्तमान यानी पहले शुरू में ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, बाद में ये अर्थशास्त्र में भी दिया जाने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? तो सबसे कम उम्र के जो व्यक्ति हैं वो है मलाला यूसुफजई। कहाँ की हैं? पाकिस्तान की हैं। शांति के लिए दिया गया था, किनके साथ? तो कैलाश सत्यार्थी के साथ दिया गया था, जो कि हरियाणा के थे कैलाश सत्यार्थी। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब से ये बंद कर दिया गया? तो ये जो है बंद कर दिया गया था 1974 से। ठीक है, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल की शुरुआत कब से होती है? तो अर्थशास्त्र में नोबेल की शुरुआत जो है ये 1969 में होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले और एकमात्र महिला कौन है? तो 2 अलग अलग क्षेत्रों में जो सम्मानित हुई हैं तो वो कौन है? तो वो है आपका मैडम क्यूरी, यानी मैरी क्यूरी। ठीक है, मैरी क्यूरी को फिजिक्स में भी मिला हुआ है और मैरी क्यूरी को केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी मिला हुआ है। ये पहली महिला थी जिनको कि 2 अलग अलग क्षेत्रों में सम्मानित हुई हैं नोबेल से। ठीक है, और इनका जो पति हैं पियरे क्यूरी, उनको भी मिला हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन रहे हैं? तो यहाँ पे अगर पुरुष की बात करूँ तो ये कौन है? लिनस पॉलिंग है। ठीक है, कौन? लिनस पॉलिंग हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला है, नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित होने वाला एकमात्र संगठन कौन सा है? तो ये एकमात्र संगठन हम लोगों ने थोड़ा देर पहले पढ़ा हुआ अभी तक कि 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। किसको? तो ये आपका रेड क्रॉस। किसको? रेड क्रॉस को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। ऑस्कर अवार्ड को पहली बार कब दिया गया था? तो ऑस्कर अवार्ड पहली बार दिया गया था 16 मई 1929 में। 1929 से ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला? तो चलिए इसका ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विल स्मिथ। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑस्कर से सम्मानित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी है? तो प्रथम भारतीय फिल्म है मदर इंडिया, ऑप्शन नंबर ए।
निम्नलिखित में से कौन सी कृति अरुंधति राय की है? तो अरुंधति राय की अगर बात करूं तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये जो है अरुंधति राय की पुस्तक है। अगला है, चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में यानी मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो पुरस्कार है वो है आपका धन्वंतरी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है आपका पुलित्जर पुरस्कार। पा से पत्रकारिता, पा से पुलित्जर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो ये जो आप देख रहे हैं ना ऑप्शन नंबर डी, ग्रैमी अवार्ड। ये ग्रैमी अवार्ड साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, बल्कि इसको कहाँ दिया जाता है? तो इसको दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला है, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया जाता है, जो कि उस समय कौन रहे थे? राष्ट्रपति थे। ठीक है। अगला देखते हैं, सबसे पहले भारत रत्न किनको दिया गया था? तो सबसे पहले भारत रत्न जो है वो 3 लोगों को दिया गया था। एक तो था उनमें से सी वेंकटरमन, सी राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत राज्य पुरस्कार का आकार कैसा होता है? तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो ये होता है पीपल के पत्ते की तरह। ठीक है, यानी भारत जो है हमारा देश, उसका राज्य पुरस्कार का जो आकार होता है वो पीपल के पत्ते की तरह होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक जो हैं ये सीवी रमन थे। इसके बाद हैं, भारत रत्न किन 2 गैर नागरिकों को दिया जा चुका है? तो ये 2 लोगों को दिया जा चुका है। उनमें से एक है खान अब्दुल गफ्फार खान अफ़गानिस्तान से, और इसके बाद नेल्सन मंडेला जो कि दक्षिण अफ्रीका से। और नेल्सन मंडेला दिवस भी मनाते हैं, कब? 18 जुलाई को मनाते हैं, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों। ठीक है। अगला है, भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन है? तो पहली भारतीय महिला जो है ये इंदिरा गांधी रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2019 में भारत रत्न किनको दिया गया है? तो चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। 2019 के अंदर भारत रत्न जो है वो 3 लोगों को दिया गया था। वो 3 लोग कौन कौन से थे? तो एक थे प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और तीसरे नानाजी देशमुख। इन 3 लोगों को दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न के अगले भाग में किसकी आकृति अंकित होती है? तो किसकी आकृति अंकित होती है भाई? तो ये होती है सूर्य की आकृति अंकित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है? तो इसकी घोषणा जो है गणतंत्र दिवस के दिन की जाती है। अच्छा, गणतंत्र दिवस मनाते कब हैं? तो ये मनाते हैं 26 जनवरी को। कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। अच्छा, वो 15 अगस्त को फिर क्या मनाते हैं? तो उस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका 106 लोगों को, ऑप्शन नंबर सी। पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार कौन से हैं? तो पद्म पुरस्कार होते हैं, सबसे पहले जो होते हैं पद्म विभूषण होते हैं, उसके बाद जो है, चलिए नंबरिंग कर देता हूँ। सबसे पहले पद्म विभूषण होते हैं, उसके बाद पद्म भूषण होते हैं, और उसके बाद तीसरे नंबर पे पद्म श्री होते हैं, और इन सबसे ऊपर जो होता है वो भारत रत्न होता है। तो आप ऐसे कह सकते हो, सबसे पहले भारत रत्न, उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद जो है पद्म विभूषण होता है, और उसके बाद क्या होता है? तो पद्म भूषण होता है, फिर पद्म श्री होता है। तो एक क्रम याद रखिएगा, क्रम भी पूछा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन वीरता का पुरस्कार नहीं है? तो वीरता का पुरस्कार कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आप डी को देखो, धर्मवीर चक्र। ऐसा कोई भी पुरस्कार नहीं होता है। ठीक है। युद्ध के समय सैनिकों को दिया जाने वाला वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो युद्ध के समय की बात किया है। कब की बात किया है? युद्ध के समय की बात किया। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो उस समय जो है वीर चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र तीनों दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी राइट हो जाएगा। शांति के समय सैनिक और सामान्य व्यक्तियों के लिए दिया जाने वाला वीरता पुरस्कार कौन सा होता है? तो शांति के समय जो दिया जाता है वो दिया जाता है अशोक चक्र दिया जाता है। ठीक है, शौर्य चक्र दिया जाता है, कीर्ति चक्र दिया जाता है। उन सब में से जो है सबसे बड़ा होता है अशोक चक्र। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो है शांति के समय दिया जाता है। ठीक है, बड़ा छोटा नहीं बोला हमसे, शांति के समय बोला है। और बाकी इससे पहले जो देखा हम लोगों ने कौन सा, तो यहाँ पे ऊपर के 3 ये जो है युद्ध के समय दिया जाता है। और युद्ध के समय में सबसे बड़ा जो होता है ना, ये परमवीर चक्र होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहले परमवीर होता है, फिर महावीर होता है, फिर वीर चक्र हो जाता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ
तो शांति के समय में अशोक चक्र हो जाता है, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र। क्वेश्चन नंबर 306, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम के लेखक जी शंकर कुरुप को किस कृति के लिए दिया गया था, यानी इनका रचना कौन सा रहा था? तो इनका जो रचना रहा था वो था अडाकुजाई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रथम हिंदी साहित्य चिदम्बरा किसकी पुस्तक है, ये किसकी कृति है? तो चिदम्बरा जो है ये आपका सुमित्रा नंदन पंत का कृति है। अगला है, निम्न में से किसकी कृति सुमेलित नहीं है? तो चलिए यहाँ पे पुस्तक दे रखा है और उसके बाद यहाँ पे हमें उसका राइटर दे रखा है, तो अब हमें क्या करना है? मैच करना है। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो विष्णु डे इनका कृति है स्मृति सत्ता भविष्य, तो ये सही है। गुलाम ए नगमा फिराक गोरखपुर, ये भी सही है। कागज ते कैनवास अमृता प्रीतम, ये भी सही है। लेकिन यायाति जो है ग्रीस कर्नाटक का पुस्तक नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है, तो हमारे लिए यही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक कौन है? तो चलिए इसको देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वुडरो विल्सन। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किसका संस्थापक रविन्द्रनाथ ठाकुर है? तो यहाँ पे किसका संस्थापक है? तो ये आपका शांति निकेतन का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसका संस्थापक जो है आचार्य नरेंद्र देव है? तो आचार्य नरेंद्र देव जो है ये आपका समाज के प्रवर्तक थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 311 का सी हो जाएगा। मैसिडोनिया किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? तो मैसिडोनिया की अगर मैं बात करूँ तो ये संबंधित था आपका सिकंदर महान से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है? व्यक्ति के संबंधित स्थान से कौन सुमेलित नहीं है? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो पावापुरी जो है ये महावीर स्वामी से संबंधित है, जबकि यहाँ पे गौतम बुद्ध दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारे लिए क्या हो गया? गलत हो गया। बारडोली सरदार पटेल, पुण्यग्राम महावीर और मक्का मोहम्मद साहब, ये सारे के सारे सही हैं। अगला है, फतेहपुर सीकरी किस व्यक्ति से संबंधित है? तो फतेहपुर सीकरी जो है ये अकबर से संबंधित है, बिल्कुल सही है। कौन सुमेलित नहीं है? तो जिमूत वाहन, दायां भाग, डांडी, अवंत सुंदरी, सूरदास, साहित्य लहरी, खुशवंत सिंह कोट इन 9 डेज, ये पुस्तक दे रखा है। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, खुशवंत सिंह कोट 9 डेज, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित हैं? तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर सी को देखें, शूद्रक, इनका पुस्तक है मृक्ष कटिकम, ये आपका क्या है? बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, विष्णु शर्मा का कौन सा है? तो इनका फेमस है आपका पंचतंत्र, नाम जानते होंगे। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कौन सा पुस्तक जयशंकर प्रसाद का है? तो जयशंकर प्रसाद की पुस्तक कौन सी है? तो ये है आपका कामायनी, लहर, आंसू, ये सारे के सारे पुस्तक इन्हीं का है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था वो पुस्तक था आपका चित्रांगना और गीतांजलि, विसर्जन और गार्डनर, गोरा और ऑफिस पोस्ट, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी का जो पुस्तक है वो है आपका अनामिका और परिमल, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कालिदास का पुस्तक आपको बताना है। तो चलिए कालिदास की पुस्तक देखते हैं। तो कौन कौन सी पुस्तक हैं जो कालिदास की हैं? तो रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम, ये सारे के सारे किसके पुस्तक हैं? कालिदास के, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो चलिए इसको देखते हैं। कबीर दास का कौन कौन है? बीजक है, संवाद है, रामायणी है, तो ये सही है। रामधारी सिंह दिनकर का पुस्तक है कुरुक्षेत्र उर्वशी, ये भी सही है। उसके बाद है आपका शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का देवदास है, चरित्रहीन है, ये भी सही है। देवकी नंदन खत्री का नेचर क्योर, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है भाई? तो चलिए पुस्तक देखते हैं। मुल्क राज आनंद का कूली है, द बिग हार्ट है, सैमन समरी है, तो ये वाला सही है। उसके बाद कुलदीप नैयर का इंडिया आफ्टर नेहरू, जजमेंट, ये दोनों सही है। प्रेमचंद का गोदान, गबन, करवला, कर्मभूमि, रंगभूमि, प्रेम पचीसी, ये सारे के सारे सही है। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कौन सुमेलित है। यहाँ पे ये देखना है, तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित है? तो देखिए, गुन्नार मेडल का अगेंस्ट द स्ट्रीम, एशियन ड्रामा, एशियन ड्रामा आपने देखा भी होगा एग्जाम के अंदर, तो एशियन ड्रामा ये सही है।
उसके बाद है जॉर्ज आर बिल का, तो इनका जो है फार्म हाउस एनिमल पार्क, ये भी सही है। लियो टॉल्स्टॉय का वॉर एंड पीस, बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे सारे के सारे सही हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब विदेशी पुस्तक देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, इसको देखते हैं। एडम स्मिथ का वेल्थ ऑफ नेशन सही है। दांते का डिवाइन कॉमेडी, ये भी सही है। प्लेटो का रिपब्लिक, ये भी सही है। लेकिन जो आपका जॉन किट्स का गांधी एंड स्टॉलिन है, ये गलत है। अगला देखते हैं। कौन सा सही है, मैच करना है। तो मैक्सिम गोर्की जो है, इन्होंने पुस्तक लिखा है मदर। कौन लिखा है? मदर। मैक्सिम गोर्की ने मदर लिखा है। और फिर जो कैथरीन मेयो है, इन्होंने मदर इंडिया लिखा हुआ है। इसके बाद जो मैकियावेली है, इन्होंने द प्रिंस लिखा हुआ है। और फिर जो बर्नार्ड शॉ है, इन्होंने मैन एंड सुपरमैन लिखा हुआ है। तो देख लीजिए ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है। तो ऐसा ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रूसो, इनका पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये सही है। अगला है एडोल्फ हिटलर का मेन कैंप है, यानी मेरा संघर्ष, ये भी सही है। माइकल क्रिचिटन का पुस्तक है जुरासिक पार्क, ये भी सही है। लेकिन आप जो देख रहे हैं डी वाला ऑप्शन, कौन सा? डी वाला ऑप्शन, एडम स्मिथ का एयरपोर्ट, ये नहीं है, ये वाला गलत है। बाकी सारे के सारे क्या हैं? सही है। तो चलिए ऑप्शन डी सही हो गया हमारे लिए। निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। पुस्तक दे रखा है और लेखक दे रखा है, ठीक है। चलिए इसको मिलान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 327। तो यहाँ पे मैडोना, मैडोना का हो जाएगा आपका सेक्स, तो ऑप्शन नंबर ए का यानी 2, ए का हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद है बी यानी तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन का जो पुस्तक है वो कौन सा है? तो वो है आपका लज्जा, ठीक है। उसके बाद है पीवी नरसिम्हा राव, इनका कौन सा पुस्तक है? इनका पुस्तक है द इनसाइडर। इसके बाद है लेसी फॉरवर्ड, इनका कौन सा पुस्तक है? तो इंडिया गेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? 328। तो चलिए इसकी आंसर की बात करते हैं। तो यहाँ पे विक्रम सेठ, इनका पुस्तक है द सुटेबल बॉय, गोल्डन गेट, तो ये सही है। फिर नवीन चावला का मदर टेरेसा है, ये भी सही है। मेनका गांधी का हेड एंड टेल्स, ये भी सही है। लेकिन अरविंद अडिगा का पावर शिफ्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन जो है गलत हो गया, ठीक है। हमारे लिए ऑप्शन डी क्या हो गया? सही हो गया। अब यहाँ पे कौन सा सही है ये बताना है, पुस्तक एंड लेखक, ठीक है। तो देखें, तुषार गांधी, तुषार गांधी ये लिखा गया है लिटिल किल गांधी। इन्होंने जो लिखा है ये किसको लिखा है? तो लिटिल किल गांधी, ठीक है। उसके बाद है बराक ओबामा, इन्होंने लिखा है द ओडेलिटी ऑफ होप, ओके। फिर आपका जुम्पा लाहिरी, इन्होंने क्या लिखा है? द नेम सेफ, ओके। उसके बाद है आपका व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने लिखा है द फर्स्ट पर्सन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो है हमारा विविध का जो मैराथन है वो बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। आप एक बार इसे नॉर्मल स्पीड से देखिए एंड फिर आप क्या करिए, इसे एक बार जो है आप स्पीड बढ़ा के, अपने वीडियो के स्पीड को बढ़ा के आप देखिए, आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। और इसका PDF जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। आप लिंक को ओपन करो और फिर अपना रिवीजन करते रहो, और कभी मन ना लगे तो वीडियो पे आके रिवीजन कर लिया करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप हमें पूरा सपोर्ट करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे मैं भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा काम करूँगा। बस 2 दिन आपसे मांग रहा हूँ, एक तो आपको 2 तारीख और 3 तारीख हमें फ्री छोड़ दीजिए। हमारा कोई भी वीडियो इस चैनल पे अभी नहीं आ पाएगा 2 दिन। इसके बाद फिर जो है मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पे 1 बाय 1 जितने भी डिमांड है आपके सारे के सारे डिमांड मैं पूरा कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट मैराथन में मिलेंगे, नेक्स्ट सेट में मिलेंगे। तब तक के लिए लव यू ऑल, और सपोर्ट करिए दिल से, जो भी करिए दिल से करिए, और मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। आपको कोई भी परेशानी हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं भी आप ही बीच में से हूँ, आप ही लोगों में से एक हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। लव यू ऑल।